इस वक्त पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और लंदन की घड़ियों में दिन के 3 बजा चाहते। मंगल 24 फरवरी के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी आर्मी चीफ की ईरान पर फौजी कार्रवाई की मुखालफत की खबरें 100% गलत हैं। बेरूत में अमेरिकी सफारत खाने से गैर ज़रूरी अमले का इनखला, मार्को रूबियो ने इसराइल का दौरा मौखर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तानी हमलों के बाद नंगरहार और पक्तिका से शहरी हलाकतों की तशवीशनाक इतलात मौसूल हुई हैं। अमेरिका में तूफान के बाइस 3 फुट तक बर्फ, हजारों परवाजें मनसूख। पाकिस्तान के शहर कोहाट में पुलिस की गाड़ी पर हमला, DSP समेत 3 एहलकार हलाक। इस्लामाबाद के पिम्स इंतजामिया का कहना है कि इमरान खान को आंख के इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें इंजेक्शन की दूसरी खुराक लगा दी गई है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की हुकूमत का किसानों से 30 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने का ऐलान। और देखिए इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर का छोटा सा खैबर पख्तूनख्वा। T20 वर्ल्ड कप के मैच में वेस्ट इंडीज की जिम्बाब्वे को 107 रन से बड़ी शिकस्त। इंडिया के लिए गेम ओवर होने का खतरा। 2 and 2. Not even Holder. Take another, and they've been the West Indies like a purring Mustang. और सुनिए वसतुल्ला खान का कॉलम बात से बात। हालांकि मैं तो कराची में बैठा हूं, पर दिल्ली की AI इम्पैक्ट समिट को लेकर सोशल मीडिया ने जो बवाल उठाया, उसका इम्पैक्ट मुझ पे भी पड़ा है। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन खबरों को मुस्तरद करते हुए कि अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने ईरान में अमेरिकी फौजी कार्रवाई की मुखालफत की है, कहा है कि ऐसी खबरें 100% गलत हैं। अमेरिकी सदर ने कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान के साथ कोई मुआहदा नहीं होता है तो ये उस मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा कि अफसोस कि ये वहां के लोगों के लिए भी बुरा होगा, क्योंकि ये हैरत अंगेज लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ज़राए अब्लाग में ऐसी मुतादिद जाली खबरें गर्दिश कर रही हैं जिनमें दावा किया गया है कि जनरल डैनियल कैन ईरान के खिलाफ जंग में जाने के फैसले के मुखालिफ हैं। ये रिपोर्ट्स उस मुबैना मालूमात के लिए किसी ज़राए का हवाला नहीं देती हैं और ये 100% गलत हैं। उन्होंने लिखा, जनरल कैन हम बाकी लोगों की तरह जंग नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का फैसला किया जाता है तो वो समझते हैं कि ये एक आसानी से जीती जाने वाली कार्रवाई होगी। वो ईरान को अच्छी तरह जानते हैं। वो ईरान के जोहरी अफजदगी के प्रोग्राम पर हमले के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के इंचार्ज रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि ईरान के साथ मुमकिना जंग के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वो झूठा और जानबूझकर गुमराह कुन है। मैं एक मुआहदे को तरजीह दूंगा, लेकिन अगर कोई मुआहदा नहीं हुआ तो ये उस मुल्क और बदकिस्मती से उसके लोगों के लिए बहुत बुरा दिन होगा। वो हैरत अंगेज लोग हैं, उनके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अमरीकी हुकूमत में एक सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट एहलकार के मुताबिक सिक्योरिटी जायजे के बाद लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में वाक़े अपने सिफारत खाने से गैर ज़रूरी अमले को वापस बुलाने का हुक्म दिया गया है। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुआहदा ना करने की सूरत में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दी है। ईरान पहले ही ऐलान कर चुका है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो जवाब देगा और ख्याल किया जाता है कि मशरक़ वस्ता में अमेरिकी अड्डे और तनसीबात
मुमकिन अहदाफ हो सकते हैं। इसी दौरान वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इसराइल के दौरे को बगैर वजह बताए मौखर कर दिया है। एक सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट एहलकार का कहना है कि हम मुसलसल सिक्योरिटी माहौल का जायजा लेते रहते हैं और अपने ताज़ा तरीन तज्जिए की बुनियाद पर यह मुनासिब समझा कि अमले को सिर्फ ज़रूरी अफराद तक महदूद कर दिया जाए। सिफारत खाना बुनियादी अमले के साथ काम करता रहेगा। ये एक आर्जी इकदाम है ताकि हमारे अमले की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके और अमरीकी शहरियों की मदद जारी रखी जा सके। अमरीकी सिफारत खाने के तकरीबन 50 अफराद को बेरूत छोड़ने का हुक्म दिया गया है। एक एयरपोर्ट एहलकार ने खबर रसा इदारे रॉयटर्स को बताया कि अमले के 32 अफराद और उनके अहले खाना पीर के रोज बेरूत एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं। वाशिंगटन लेबनान के हिजबुल्लाह को, जो ईरान का हिमायत याफ्ता है, 1983 में अमरीकी मैरीन बैरक और बैरूत में सिफारत खाने पर होने वाले मौलिक बम धमाकों का जिम्मेदार ठहराता है। जुमेरात को ट्रंप ने कहा कि दुनिया अगले शायद 10 दिनों में जान लेगी कि आया कोई मुआहिदा होगा या अमरीका ईरान पर हमला करेगा। अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों को शुबा है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी ईरान हमेशा तरदीद करता आया है। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन योनामा का कहना है कि हालिया पाकिस्तानी हमलों के बाद उसे नंगरहार और पक्तिका सूबों में शहरी हलाकतों से मुतल्लिक़ तशवीशनाक इतलात मौसूल हुई हैं। योनामा ने पीर को जारी किए गए एक बयान में कहा है कि इब्तिदाई आदादो शुमार के मुताबिक नंगरहार में कम अज कम 13 शहरी, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, हलाक हुए हैं, जबकि 7 दीगर जख्मी भी हुए हैं। बयान में पक्तिका के जिला बरमल के गांव मरगई में एक मदरसा और जिला अरगोन के इलाके वाना में एक निजी रिहायशी मकान पर हमलों का भी जिक्र किया गया है। ताहम कहा गया है कि इन इलाकों में ताहाल शहरी हलाकतों की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने तमाम फरीकों से मुतालबा किया है कि वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मज़ीद जानी नुकसान से बचाव के लिए दुश्मनी ख़त्म करें और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक शहरी हलाकतों की रोकथाम के लिए एहतियात के उसूलों को मद्देनज़र रखें। याद रहे कि इससे कबल तालिबान हुकूमत ने दावा किया था कि नंगरहार के ज़िला बैसूद में हालिया पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों में एक ही ख़ानदान के 18 अफराद हलाक जबकि 5 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। उनका यह भी कहना था कि खोगियानी में कम अज कम 2 और पक्तिका के बरमल में एक शख्स जख्मी हुआ है। पाकिस्तानी हुकाम का दावा है कि इन हमलों में 7 अस्करियत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और दर्जनों शिद्दत पसंद मारे गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के 3 फौजी रिहा किए थे, जिनका मकसद ये पैगाम देना था कि हम अमन चाहते हैं। ताहम पाकिस्तान ने हालिया फ़िज़ाई हमलों के जरिए ये रद्द-ए-अमल दिया है कि वो अमन नहीं चाहते। BBC पश्तो रेडियो को पीर के रोज़ दिए गए एक इंटरव्यू में अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि अब हम बदला लेंगे और अगर इसके बाद भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन किया तो वो उसका रिएक्शन भी देखेंगे। जब उनसे पूछा गया कि हमने देखा है कि कई पाकिस्तानी तालिबान अफ़गानिस्तान में भी लड़े हैं और उनके आप लोगों के साथ रवाबत हैं, इस पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, हमारी शनाख्त एक है, ज़बान एक है। हम उन पर वाज़े कर चुके हैं कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब उनसे पाकिस्तान के इस दावे से मुतल्लिक़ पूछा गया कि पाकिस्तानी हुकाम और माहिरीन कहते हैं कि TTP और अफ़गान तालिबान एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, तो इस पर तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि ये वो लोग कहते हैं जो तालिबान की सेटअप से बेखबर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी यानी TTP की अलहदा तंजीम और शनाख्त है। तर्जुमान के मुताबिक TTP मुशर्रफ दौर में गलत पॉलिसियों की वजह से 2003 में वजूद में आई थी। उनकी लड़ाई झगड़ों की एक अपनी तारीख है। उनके बड़े रहनुमा रह चुके हैं, जैसा कि हकीमुल्लाह महसूद और बैतुल्लाह महसूद। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने माजी में भी अफगानिस्तान पर इस नौयत के हमले किए हैं और हमने उनका भरपूर जवाब दिया है और इस बार भी हम अपनी कुव्वत और तवानाई के मुताबिक जवाब देंगे।
پیر کو امریکہ کے مشرقی ساحل پر ایک زبردست طوفان آیا جس سے ریکارڈ توڑ برف باری ہوئی اور لاکھوں افراد متاثر اور ہزاروں پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ یو ایس نیشنل ویدر سروس کے مطابق روڈ آئی لینڈ اور میساچوسٹ کے کچھ حصوں میں تقریباً 37 انچ برف پڑی، جبکہ نیو یارک سٹی کے سینٹرل پارک میں 19 انچ سے زیادہ برف ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایک سرکاری ایجنسی نے متنبع کیا کہ نیو یارک میں سفر تقریباً ناممکن ہے۔ مشرقی ساحل میں 6 لاکھ سے زیادہ گھر اور کاروبار بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ نیو جرسی اور میساچوسٹس سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ فلائٹ اویئر کے مطابق امریکہ کے اندر اور امریکہ جانے والی کل 5706 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بوسٹن کے لوگن بین الاقوامی ہوائی اڈے نے پیر کو 92% پروازیں منسوخ کر دی تھی۔ برف باری منگل کو بھی خطے پر اثر انداز رہے گی اور 2000 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہونے کا خدشہ ہے۔ بوسٹن اور نیو یارک کے ہوائی اڈے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں نامعلوم افراد نے پولیس کی گشت پر موجود گاڑی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک ڈی ایس پی سمیت کم از کم 3 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ ضلع کوہاٹ کی تحصیل لاچی کے قریب شکر درہ کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ڈی ایس پی اسد محمود اپنے ساتھی اہلکاروں کے ہمراہ معمول کے گشت پر تھے کہ ان پر اچانک فائرنگ کر دی گئی۔ ضلع پولیس افسر شہباز الہی نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ڈی ایس پی اسد محمود جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کوہاٹ میں پولیس گاڑی پر حملے کی پرزور مذمت کی ہے۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ڈی ایس پی اسد محمود اور دونوں اہلکاروں نے اپنا آج قوم کے کل پر قربان کر دیا ہے اور ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں پشاور کے جنوب میں انڈس ہائی وے کے اطراف کوہاٹ کرک بنو لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں مسلح شدت پسندوں کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ روز کرک کے قریب بہادر خیل کے علاقے میں فیڈرل کانسٹیبلری کے قلعے پر نامعلوم افراد نے کوڈ کاپٹر کے ذریعے حملہ کیا تھا، جس میں 5 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ کرک پولیس کے ترجمان کے مطابق جب زخمیوں کو ریسکیو 1122 کی ایمبولینسوں میں ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو قریب پہاڑوں سے ان ایمبولینسوں پر دوبارہ فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 3 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے تھے۔ زخمیوں میں ریسکیو 1122 کا ایک اہلکار بھی شامل تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کو آنکھ کے علاج کے لیے 23 اور 24 فروری کی درمیانی شب اسلام آباد کے پیمز ہسپتال لایا گیا۔ پیمز ہسپتال کی انتظامیہ کے مطابق عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی عمر 74 سال کو 24 فروری 2026 کو آنکھوں کے فالو اپ علاج یعنی دوسری خوراک کے لیے پیمز لایا گیا تھا۔ ہسپتال کی جانب سے جاری مختصر بیان میں کہا گیا کہ انہیں یعنی عمران خان کو انٹرا وٹریل انجیکشن کی دوسری خوراک لگائی گئی ہے۔ یہ طریقہ کار بطور ڈے کیئر سرجری انجام دیا گیا ہے۔ اس پریس ریلیز کے بعد ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ہسپتال لایا گیا اور ان کی آنکھوں کے علاج کے لیے دوسری خوراک دی گئی۔ بیان کے مطابق ڈے کیئر سرجری کا یہ عمل رضامندی کے ساتھ انجام دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے بیان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کا سختی سے یہ موقف ہے کہ محض 2 لائنوں پر مشتمل سرسری طریقہ کار کی تحریر کسی صورت بھی جامع اور آزادانہ طور پر تصدیق شدہ طبی رپورٹ کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی زیر حراست حیثیت کے پیش نظر ان کے ذاتی معالج اور خاندان کو رسائی دی جانی چاہیے۔ جماعت نے بیان میں کہا کہ ان کے طبی علاج کے حوالے سے مسلسل ابہام اور رازداری عوامی بے چینی میں اضافہ اور اس عمل کی شفافیت پر اعتماد کو مزید ٹھیس پہنچانے کا باعث بن رہی ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ پنجاب پاکستان کا پہلا صوبہ بن گیا ہے جس نے اپنے اسٹریٹجک ویٹ ریزرو کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر مبنی پالیسی متعارف کرائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس پالیسی کے تحت رواں سال کسانوں سے 30 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی، جس کی قیمت 3500 روپے فی من مقرر کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق اس منصوبے میں 35 ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کمپنیاں پری کوالیفائی کر چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام کسانوں کے لیے خوشخبری ہے
اور صوبے میں گندم کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ایک دور افتادہ گاؤں میں تقریباً ایک صدی قبل خیبر پختونخوا سے ہجرت کر کے آنے والے پشتونوں کی ایک چھوٹی سی آبادی آج بھی اپنی زبان، لباس اور روایات کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ مقامی بزرگوں کے مطابق ان کے آباء و اجداد روزگار اور تجارت کی غرض سے یہاں آبسے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ خاندان اسی علاقے کا حصہ بن گئے، مگر انہوں نے پشتو زبان، روایتی پگڑی اور خوشی اور غم کی رسومات کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ مزید تفصیل ریاض مسرور سے۔ کچھ دیر کے لیے آپ کو یہ گمان ہوگا کہ یہ خیبر پختونخوا کی کوئی اربن سپیس ہے جہاں پہ یہ جرگہ ہو رہا ہے، لیکن یہ خیبر پختونخوا نہیں بلکہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا ایک گاؤں ہے جسے چک اچھرداس کہتے ہیں، اور یہ چھوٹا خیبر پختونخوا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ضلع اننت ناگ کے پہلگام علاقے میں یہ چھوٹی سی بستی چک اچھرداس کہلاتی ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں اس وقت کے ڈوگرا مہاراجا گلاب سنگھ نے مقامی حکمران راجا اچھرداس کو اسی علاقے میں کئی گاؤں جاگیر میں دے دیے تھے۔ راجا نے زمینوں کو آباد کرنے کے لیے خیبر پختونخوا اور افغانستان سے یہاں کاشتکاروں کو لایا اور انہیں یہیں آباد کرنے کے لیے اس گاؤں کو خیبر کے مہاجرین کو وقف کر دیا۔ ان لوگوں سے ہماری وابستگی کیونکہ جو ہمارے کلچر ہے ان سے ملی جلی رہتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا، میں آپ کو کہوں کہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا میں ہمارے مانسیرا میں، ہمارے سوشل میڈیا میں جناب سوات میں، بٹگرام میں یا سرحد میں اس وقت مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ وہاں پر ٹرائبل گجر بکروال کمیونٹی کے ہمارے جو لوگ ہیں، پیور ان کی زبان جو ہے وہ گجری زبان کے ساتھ پشتو زبان بولتے ہیں، یعنی وہاں بھی ان کا جوڑ ہے۔ خیبر پختونخوا میں رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ براہ راست رابطہ تو نہیں ہے، لیکن موسیقی نے انہیں پشتو روایات کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ یہاں میوزک پشتو میوزک ہی مشہور ہے یہاں کا، اور یہاں کے لوکل سنگر بھی ہیں، وہ خود بھی گانا مطلب لکھتے ہیں، خود بھی گاتے ہیں، اور جو سرحد کے اس پار ہیں ہمارے سنگر جیسے خیال محمد ہے، زیکا فریدی ہے، رحیم شاہ ہے، نازیہ اقبال ہے، تو بہت سارے سنگر ہیں وہاں کے، تو ان کے گانے بھی یہاں اکثر گائے جاتے ہیں۔ یہاں کی اکثریت کھیتی باڑی سے روزگار کماتی ہے، حالانکہ نئی نسل میں تعلیم کی شرح اب بڑھ چکی ہے۔ نئی نسل کو پشتو روایات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے یہاں کے تعلیم یافتہ لوگ نجی کلاسز کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج اس زبان کو ہمارے بچے زندہ رکھ سکتے ہیں اور زندہ رکھیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس دور میں ہم سے زبان چھوٹے گی نہیں۔ زور مانوا ہے نا۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے بعد سرحدوں کو عبور کرنا ناممکن تھا، اسی لیے یہاں کے لوگ اپنے مادر وطن خیبر پختونخوا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھ پائے ہیں۔ جو پرانے تھے ان کے رشتہ دار تھے وہاں پر، اب ہمارے نہیں رہے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہی نہیں رہا۔ پرانوں کا رابطہ تھا، وہ پیدل بھی ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے۔ اپنی زبان اور ثقافت کو تحفظ دینے کے لیے چک اچھرداس کے رہائشی سماجی رشتے بھی آپس میں ہی قائم کرتے ہیں۔ ہماری شادیاں جو عام طور زیادہ ہوتی ہے تو اپنوں میں ہی ہوتی ہے، اپنے جو ہماری لینگویج کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب لیکن ہاں ایک بات اور بھی بنی ہے کہ ہمارے گاؤں میں مطلب ہم کچھ پٹھان لوگ ہیں، ہم رہتے ہیں یہاں کے اگر غیر پٹھان جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ہماری زبان سیکھی ہے۔ یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ انڈین آئین میں قبائلی آبادیوں کو جو حقوق حاصل ہیں انہیں بھی وہ سبھی حقوق دیے جائیں۔ ICC T20 کے سپر 8 مرحلے کے میچ میں ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کو 107 رن سے شکست دے دی ہے۔ اس سے پہلے ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے زمبابوے کو جیت کے لیے 255 رنز کا ہدف دیا تھا۔ ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں زمبابوے نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کی پوری ٹیم 147 رنز پر پویلین لوٹ گئی اور یوں ویسٹ انڈیز سپر 8 مرحلے میں اس جیت کے ساتھ گروپ 1 کی پوائنٹس ٹیبل میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے۔
वाज़ेह रहे कि इंडियन टीम के लिए अब सूरत हाल काफ़ी मुश्किल हो गई है। अगरचे इंडिया को अभी वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे से मैचेस खेलना है, ताहम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंडिया को न सिर्फ ये दोनों मैचेस जीतना होंगे बल्कि भारी मार्जिन से कामयाबी भी हासिल करना होगी। वेस्ट इंडीज़ की बड़े मार्जिन से जीत के बाद अब अगर इंडिया के किसी टीम से पॉइंट्स बराबर हुए तो कम रन रेट के बाइस नॉकआउट मरहले तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इस मैच में वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 254 रन बनाए थे। Take another, and they've been the West Indies like a purring Mustang. दिल्ली में मुनक्कद होने वाला AI इम्पैक्ट समिट इख्तिताम पजीर हो गया है। इस समिट में दुनिया भर से AI कंपनियों के मालिकान और बड़े टेक जायंट्स ने शिरकत की थी। ताहम सोशल मीडिया पर इस समिट के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की बातें सामने आई। इसी तकरीब पर खसूसी तबसरा कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर साफी वसतुल्ला खान अपने कॉलम बात से बात में। हालांकि मैं तो कराची में बैठा हूं, पर दिल्ली की AI इम्पैक्ट समिट को लेकर सोशल मीडिया ने जो बवाल उठाया उसका इम्पैक्ट मुझ पे भी पड़ा है। हर सरकार दुनिया में अपने देश की बेहतरीन छवि बनाने के लिए क्या क्या नहीं करती, मगर बदतमीज सोशल मीडिया को देख के यूं लगता है जैसे मोदी जी ने कोई बड़ा पाप कर दिया। हालांकि सरकार बस इतना चाहती थी कि दुनिया ये मान ले कि भारत AI में भी विश्व गुरु बनने के रास्ते पे कितनी तेज़ी से चल रहा है। सरकार ने ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन और गूगल के CEO सुंदर पिचाई जैसे दिग्गजों को न सिर्फ आमंत्रित किया बल्कि उनके हाथों को हवा में बुलंद करके गवाही भी दिलवाई कि जो सच है वो सच है। मगर यार लोगों से ये तस्वीर भी हजम ना हो सकी। देखिए, घर में कोई मेहमान आ जाए और कुछ ऊंच नीच हो जाए तो बच्चे शोर मचाते गली में थोड़ा निकल पड़ते हैं कि हा 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 हा, खाना कम पड़ गया, बाथरूम के फर्श पे साबुन पड़ा था, किचन बिखरा हुआ था, देखो देखो हमारे माता पिता कितने फूहड़ हैं। हालांकि हर घर में बच्चों को ये संस्कार भी सिखाए जाते हैं कि मेहमानों की इस ढंग से खातिरदारी करनी है कि उन्हें किसी चीज़ की कमी का एहसास तक ना हो, ताकि अतिथि के आगे घर की इज्जत रह जाए। मगर सोशल मीडिया को इन संस्कारी बारीकियों से क्या लेना देना। किसी को एक गिलास पानी नहीं मिला तो व्लॉग बना दिया, किसी के AI उपकरण थोड़ी बहुत भगदड़ में इधर उधर हो गए तो हल्ला मचा दिया, VVIP मूवमेंट की मजबूरी में पवेलियंस वालों से ज़रा देर के लिए जगह खाली करने का कहा गया तो उन्होंने आसमान ही सर पे उठा लिया। और किसी को कुछ नया कंटेंट नहीं मिला तो एक यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ गए कि उसने पराया रोबोडॉग अपने नाम से क्यों शोकेस किया। हर बात में कीड़े निकालने वाले यही वे लोग हैं जिनकी चैं चैं पैं पैं के सबब साइंस और टेक्नोलॉजी की रिसर्च का हौसला टूटता है। जिस शिक्षा केंद्र के पीछे जेलिस ट्रोल ब्रिगेड पड़ा हुआ है, उसी में 2020 में वो रिसर्च पेपर भी लिखा गया था जिसमें साबित किया गया कि अगर एक साथ करोड़ों थालियां बजाई जाएं तो उनसे जो साउंड वेव्स पैदा होंगी वो कोविड वायरस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। तब भी कुछ सनकी लोगों ने इतना शोर मचाया कि ये पेपर शोर में कहीं दब गया। मुझे याद है कि जनरल ज़िया के ज़माने में इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस में ये पेपर भी पढ़ा गया था कि इंसान मिट्टी से मगर जिन आग से बने हैं, इसलिए जिनों की एनर्जी को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना साइंसी तौर पे मुमकिन है। इस डिस्कवरी पे दुनिया भर से आए बुद्धिजीवियों ने खड़े होकर देर तक तालियां बजाई थी। AI समिट में सिर्फ एक रोबोट डॉग ही तो नहीं था, और भी बहुत कुछ था। वो सब कुछ सोशल मीडिया ने क्यों हाईलाइट नहीं किया? क्योंकि फिर इतने लाइक्स ना मिलते। यही बात है ना। अगर पूरी दुनिया से म्यूज़िक, गीत, गाने, लिटरेरी और फिल्मी आइडियाज़ उठा के अपनी ज़बान और माहौल में ढाल के छापने में कोई बुराई नहीं, तो मैंने रोबोडॉग बनाया कि आपने
क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान तो एक ही है ना। ये सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है जैसे माला में पिरोए हुए मोती। क्या सूरज और चांद की रोशनी, पानी और हवा का भी कॉपीराइट है? तो फिर छोटी छोटी चीज़ों को कांड बना के काहे को उलझना। इसमें जो समय बर्बाद होता है उस वक्त में आप बड़े बड़े काम भी तो कर सकते हैं। एक मित्र ने बड़े गर्व से एक पहिया दिखाया कि देखो ये मैंने कैसा बनाया है। मगर भैया, पहिया तो 7,000 वर्ष पहले किसी ने बना लिया था। कहने लगा बनाया होगा किसी ने 7,000 साल पहले, मगर ये वाला तो मैंने ही बनाया है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सहरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। रूसी हुकाम का कहना है कि मंगल को मॉस्को में एक ट्रेन स्टेशन के बाहर होने वाला धमाका दरअसल एक खुदकुश हमला था। रूस की वजारत दाखिला के मुताबिक इस हमले में एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार हलाक और 2 जख्मी हुए थे। रूस की वजारत दाखिला ने कहा है कि सरकारी एहलकार अपनी गाड़ी में शहर के शुमाल में वाक़े सोवो यूकियोलोस्की स्टेशन स्क्वायर की तरफ गश्त कर रहे थे और उस दौरान एक नामालूम शख्स ने एक डिवाइस को धमाके से उड़ा दिया। धमाके के पीछे वजूहात का ताहाल तयन नहीं हो सका। रूसी तहकीकाती कमेटी की तर्जुमान का कहना है कि धमाके के बाद मुश्तबा शख्स और पुलिस एहलकार दोनों मौके पर ही हलाक हो गए थे। मॉस्को के मुकामी स्टेशन रेन टीवी को एक नाम ना जाहिर करने वाले जरिए ने बताया कि हमला आवर रूसी शहरी था। रूसी हुकाम ने ताहाल धमाका खेज मवाद के बारे में कोई इजाफी मालूमात फराहम नहीं की हैं। ईरान की सरकारी खबर रसा एजेंसी इरना के मुताबिक फौज का एक हेलीकॉप्टर दारीचा के इलाके में फलों और सब्जियों के खेत में गिरकर तबाह हो गया है। अस्फहान में क्राइसिस मैनेजमेंट के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के सबब गिरकर तबाह हुआ है। फायर डिपार्टमेंट के तर्जुमान के मुताबिक इस हादसे के नतीजे में हेलीकॉप्टर के 2 पायलट और 2 राहगीर हलाक हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत का एक्स पर जारी एक बयान में कहना है कि अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने अक़वाम मुत्तहिदा की मावन सेक्रेटरी जनरल बराए सियासी उमूर रोजमेरी डिकार्लो के साथ टेलीफोन पर बात की है। हमदुल्ला फितरत के मुताबिक इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में तालिबान के वजीर खारजा ने पाकिस्तान की जानिब से हालिया फ़िज़ाई हमलों पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि इन हमलों में आम शहरियों को निशाना बनाया गया है। हमदुल्ला फितरत के मुताबिक अमीर खान मुत्तकी ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में किसी भी किस्म के मुसल्लह गिरोह मौजूद नहीं है और उन्होंने ये पेशकश भी की कि सिफारती हलकों समेत तमाम फरीक हालिया फ़िज़ाई हमले के मुकाम का दौरा करके सूरत हाल का करीब से जायजा ले सकते हैं। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान की हुकूमत ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में शिद्दत पसंदों के 7 मुबैना ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। दूसरी जानिब अस्करी ज़राए का दावा है कि इन कार्रवाइयों में 80 से ज़्यादा शिद्दत पसंद मारे गए थे। BBC न्यूज़ इन दावों की आज़ादाना तस्दीक नहीं कर सका।